प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में कल जो एक पाठ पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव दे दिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको लिखा देंगे। तो इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पेज नंबर 19 में दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद छोटा सवाल बोल देते हैं और आगे पाठ पढ़ाएंगे। भरने वाला है, सब देख रही, दो गो भरना है, दो गो, ये भी दो गो भरना है, दो गो भरना, और ये सब मिलान वाला है। सब अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको याद कर जाइए। मेन बुक ही महत्वपूर्ण है, मेन बुक से ही सवाल रहता, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लिए। दिखाई दे रहा होगा साफ साफ बढ़िया से। उसके बाद हम बोलते हैं, उसको देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ सवाल है, उसको नोट कर लीजिए। सवाल आपका इस ढंग का है, पेज नंबर 21 में देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उसमें लिखा हुआ अति लघुत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में, लेकिन ज़्यादा लिखाएंगे। पहला है राष्ट्रवाद क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। किताब सबके पास है ही, क्वेश्चन सबके पास है, आंसर बोल देते, उसको नोट कर। राष्ट्रवाद क्या है, तो 1 नंबर देकर लिखेंगे आप। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद से ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हो गया था। दूसरा सवाल लीजिए, मेजनी कौन था? छोटा, तो उत्तर लिखें, मेजनी इटली का रहने वाला साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह एक योग्य सेनापति भी था। उसने इटली में राष्ट्रवाद की भावना को न केवल विकसित किया, बल्कि एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया। उसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। आगे चलकर उन्होंने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया।
आगे बढ़ाया, जिससे इटली के एकीकरण का कार्य आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो मेरा उत्तर होगा, जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा यह थी कि वहाँ राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं था। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी में ईसाई धर्मावलंबी 2 भागों में बटे हुए थे। पहला कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वाले मानते थे कि हम बड़ा, और प्रोटेस्टेंट मतावलंबी मानते थे हम बड़ा। इसलिए वे लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे थे। तीसरी समझिए, पहला था कि वहाँ राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं था। दूसरा हुआ कि धर्म में भेदभाव था, धार्मिक लड़ाई चल रही थी। तीसरा था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसके कारण वहाँ एकता स्थापित करना बड़ी मुश्किल थी। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। इस समस्या वहाँ की थी। अब आगे सवाल है, आप जर्मनी के मेटरनिख युग क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मेटरनिख युग क्या है? देखो भाई, 4 नंबर देकर लिखो। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी शक्ति के बदौलत यूरोप के विभिन्न देशों में छोटे बड़े राज्यों पर आक्रमण करके एकीकरण का कार्य किया। विभिन्न राज्यों को आपस में मिला दिया और एक राष्ट्र का रूप दिया। पुरानी परंपरा को समाप्त किया। जिसके कारण पुरानी परंपरा को मानने वाले मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अपने लोगों का एक सम्मेलन बुलाया और नेपोलियन द्वारा किए गए एकीकरण के कार्यों को समाप्त करने के लिए
समाप्त करने के लिए योजना बनाया। उसने वियना सम्मेलन के द्वारा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किया। वियना सम्मेलन के माध्यम से मेटरनिख ने यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कर दिया। अर्थात जो नेपोलियन ने देश भर में सभी राज्यों को आपस में मिलाने का कार्य किया था, उससे मेटरनिख ने समाप्त करके फिर से तोड़ दिया, विभिन्न राज्यों को विभक्त कर दिया और अपने अपने सहयोगियों को वहाँ बैठाया, जिसे मेटरनिख युग कहा जाता है। आगे अब लीजिए, देर बड़ा भी नहीं लिखा ना, छोटा छोटा लिखा, कोई बड़ा भी हो जाए। मेटरनिख युग क्या है? फिर सवाल ले लीजिए, लघुत्तरीय में पेज नंबर 22 है। उसमें गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यही लिखा हुआ। तो इसको ले लीजिए, लिख लीजिए, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो उत्तर लिखें। गैरिबाल्डी महान क्रांतिकारी नेता थे। वे पेशे से नाविक थे। उन्होंने इटली के एकीकरण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार किया और अपने कर्मचारियों स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना भी बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने इटली के एकीकरण का कार्य लगभग पूरा कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया पर सीधा प्रहार किया और इन दोनों प्रांतों को आपस में मिलाकर इटली के एकीकरण का कार्य पूरा किया। गैरिबाल्डी इतना करने के बाद अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया, मैंने लिख दिया, और एक साधारण किसान की भांति संपूर्ण जीवन यापन किया। गैरिबाल्डी के बलिदान
उसके देश प्रेम की भावना का बखान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया। लाला लाजपत राय ने तो उनकी जीवनी लिख दी और भारतीयों को उससे प्रेरणा लेने के लिए शिक्षा दी। यहीं तक आज इसका सवाल जवाब है। फिर एक सवाल और ले लेते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा इस वर्ष संक्षिप्त लिखा है। एक सवाल और लिख लो। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। पेज नंबर 22 में। तो इसमें उत्तर लिखिए। यूनान तुर्की के अधीन था, इसलिए जब जब यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता था तब तब तुर्की उसे कुचल देता था। परंतु यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे प्रेरणा के स्रोत थे। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी एक ही पहचान थी। यूनान के लोगों ने तुर्की से आज़ादी पाने के लिए सर्वप्रथम हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का गठन किया, जिसमें मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान रहा। यूनानियों के इस संघर्ष को देखकर इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। यूनानी सरल प्रकृति के थे। तुर्की बड़ी क्रूरतापूर्वक उसे दबा दिया करता था। इसी क्रम में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के पक्ष में अपनी सेना उतार दिया। इसको देखते हुए तुर्की के पक्ष में मिस्र देश अपनी सेना उतार दी। एक तरफ अब हो गए तुर्की और मिस्र,
और इस तरफ हो गया यूनान। यूनान इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन दोनों पक्षों के युद्ध में तुर्की की जबरदस्त हार हुई। मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई और 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। यही उसका उत्तर रहा। अब कुछ आप लोग आगे के चैप्टर में समझ लीजिए, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद को ध्यान में रखते हुए आगे अब पढ़ें। देखिए ये इकाई 2 है, इसमें हमारा शीर्षक है समाजवाद और साम्यवाद। हम लोगों को समझना ये जरूरी है कि इतिहास की पृष्ठभूमि पर पीछे की बातों को जानना क्यों जरूरी है। इतिहास है क्या? इति माने बीती और हास माने कहानी। बीते हुए समय के जिसमें कहानी हो वही क्या है? इतिहास है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। आज थोड़ा सा इस बात पर भी हम फोकस कर देना चाहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है यह विषय। देखो भाई, बीते हुए समय के को पढ़ने से ही आगे का भविष्य जो है तय होता है। पीछे से हम लोग लेसन लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। पीछे जो घटनाएं हुई है उससे क्या हानि हुई है, कितना विनाश होता है, इसका आकलन हमें इतिहास से ही मिलता है और उससे आगे का रास्ता हम लोग तय करते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़े तो उससे ये ज्ञान मिलता है कि कितनी क्षति हुई, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कितना विनाश हुआ। अगर वो नहीं होता तो हम लोग, दुनिया के लोग आज कितने आगे चले जाते। तो इससे हम लोगों को लेसन मिला कि इस तरह का युद्ध भविष्य में नहीं होना चाहिए। कुछ परंपराएं थी पीछे, सती प्रथा, बाल विवाह है, उसके बाद जितने असामाजिक प्रवृत्तियां हैं उससे हम लोग लेसन लेते। तो ये सब से हम लोगों को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इतिहास बहुत जरूरी है। उससे भूत से, इसीलिए शॉर्ट में कहा गया, भूत से ही भविष्य तय होता है। हमें किस दिशा में चलना चाहिए इसका निराकरण हमें भूत से होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए, अब हम ज़्यादा लंबा चौड़ा भूमिका नहीं देना चाहते, क्योंकि मोबाइल युग है। इस युग पर थोड़ा शॉर्ट ही चलना लगता है संभव है। तो इकाई 2 में हम लिए समाजवाद एवं साम्यवाद। तो एक एक करके समझेंगे समाजवाद और साम्यवाद क्या है।
समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज की एक नया आवाम दिया, अर्थात समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से विकास करने की प्रेरणा देता है। चूंकि 19वीं शताब्दी में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था और पूंजीपतियों का पोषण हो रहा था। यह शोषण पोषण चरमोत्कर्ष पर था। समाजवादी विचारधारा ऐसे परिप्रेक्ष्य में अहम भूमिका अदा की, क्योंकि समाजवाद शोषण मुक्त समाज चाहता था, अर्थात एक ऐसा समाज हो जिसमें किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, सबका समान रूप से पोषण होना चाहिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उत्पादन की सभी साधनों, कारखानों तथा सरकार के एकाधिकार के बीच सबको लाभ मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहते समाजवाद। ऐसी व्यवस्था में निजी लाभ के लिए कार्य नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। तो यही समाजवाद है। सीधा सीधा समझ जाइए, समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का समान रूप से विकास होना ही समाजवाद है। और एक साम्यवाद है जिसमें समाज में रहने वाले सबसे कमजोर वर्ग, सबसे निचला पीढ़ी पर विशेष ध्यान दिया जाना ही क्या है, साम्यवाद है। तो ये समाजवाद और साम्यवाद कैसे पनपा, इसके परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे। देखो भाई, एक जमाना था जिसमें व्यक्ति, हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ था। पूंजीपति वर्ग कहिए और श्रमिक वर्ग, यही दो वर्ग था। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का जबरदस्त शोषण कर रहा था और अपना पोषण कर रहा था। ये बहुत दिनों तक चला। मजदूर वर्ग को कोई अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था, विरोध करने का अधिकार नहीं था। पूंजीपति मजदूर वर्ग का मनचाहा इस्तेमाल करता था, जो इच्छा हुई वो मजदूरी दिया, अथवा नहीं भी दिया तो कोई बात, ऐसे था, मना मनी। पूंजीपति वर्ग काफ़ी बढ़ रहे थे, श्रमिक वर्ग बर्बाद हो रहे थे। मैंने सीधा सीधा ऊंच और नीच में बटा हुआ था हमारा समाज। चल रहा था। इसी क्रम में समाज में कई महापुरुष पैदा हुए, कहिए उस सब मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का भेजा हुआ दूत, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था पर न केवल चिंतन किया बल्कि एक समन्वय, एक विकास का मार्ग, सर्व समाज या समाज में समानता रूपी विकास का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया। ऐसे ही महान पुरुषों में
फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। इसके अलावा चार्ल्स फॉरियर था, रॉबर्ट ओवन था, लुई ब्ला था, जिन्होंने पहली बार यह सोचा कि अगर इसी तरह से समाज चलता रहा तो एक दिन मजदूर वर्ग मिट जाएगा, काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मजदूरी समाप्त हो जाए, मैंने उसका शोषण हो रहा है, भूखल रहे फिर मर जाएगा, उसका संख्या खत्म हो जाए तो फिर आदमी कौन काम करेगा। 100-200 बरस में 50 जितना में एक दिन मजदूर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करो, समाज जो है लुंज पुंज हो करके समाप्त है। इसलिए लोगों ने सोचा कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्य भी होते रहना चाहिए, आदमी बढ़ते रहना चाहिए, विकास जारी रहना चाहिए। तो इस लोगों में कई लोगों ने तो विचार दिया, लेकिन रॉबर्ट ओवन एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने न केवल विचार दिया बल्कि उसका व्यवहारिक रूप भी दिया। इंग्लैंड निवासी रॉबर्ट ओवन बड़ा उद्योगपति था, उद्योगपति माने बहुत बड़ा पूंजीपति था। उसने पहली बार मजदूरों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक ऐसा उद्योग प्रारंभ किया जिसमें मजदूरों को अच्छा वेतन दिया, अच्छी मजदूरी दी, और उसके बाद उन्होंने वैसे उद्योगपति से भी ज़्यादा लाभ कमाया जो उद्योगपति मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देते थे अथवा नहीं देते थे, अत्याचार करते थे। ऐसा करके इन्होंने कहिए कि प्रैक्टिकल ज्ञान समाज में दिया, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसा करके रॉबर्ट ओवन ने समाज के दिशा को बदल दिया, मजदूरों की दुर्दशा में परिवर्तन ला दिया। स्वाभाविक है, रॉबर्ट ओवन अपने फैक्ट्री में जिस मजदूर को अच्छा मजदूरी दिया तो काम बहुत अधिक किया, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और उसका लाभांश मजदूरों को मिला, जिससे वे लोग और ज़्यादा काम करने लगे। और जो लोग नहीं देते थे वे लोग काम करवे नहीं करते, भूखल कितना काम करे। जिसमें रुचि नहीं रहेगी, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं रहेगा, उसमें विकास नहीं होगा। तो यही इन्होंने पहली बार इस दिशा में प्रयास किया और उद्योग धंधा स्थापित करके मजदूरी देकर के भी समाज को एक नई दिशा दिया। उसके बाद इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने में और ऐसे समाज सेवियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में इस धरती पर एक महान आत्मा का पदार्पण हुआ। यहीं तक के रहा, इसको आगे बढ़ाने का कार्य कार्ल मार्क्स किया। कार्ल मार्क्स का जब इस धरती पर आगमन हुआ तो उन्होंने मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट किया और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो दो शब्द पहले हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स
एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में भी उन्होंने पढ़ा। वे हेगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। याद रखिएगा, हेगेल जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक था, तो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया और अपने जीवन को सामाजिक जीवन रूप देने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स मजदूरों के प्रति हमेशा चिंतन करता रहा और 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखा, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और ऐसा करके इन्होंने मजदूरों की दशा में न केवल सुधार लाया, बल्कि उसकी दिशा भी तय कर दी कि किस ओर बढ़ना है। ऐसा करके कार्ल मार्क्स आज मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही पहली बार मजदूर दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो आज भी मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स ही मजदूरों का सम्मेलन में नारा बुलंद किया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यही इन्होंने बताया, अर्थात मजदूरों को शिक्षा दिया कि काम के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। मोटा मोटी समझिए, इन्होंने सामाजिक रूप में ये दिशा तय कर दिया कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं हो सकता और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। शायद बात को नहीं समझ रहे होंगे तो अच्छी तरह से और समझिए। जैसे सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता, तो वहीं कर्तव्य बनता है कि हम बाईं तरफ चलें, ये हमारा कर्तव्य है। समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार है, ये अधिकार है। तो वहीं कर्तव्य है कि देश के प्रति सद्भाव रखें, त्याग और समर्पण का रखें, देशभक्ति भाव रखें, देश को हम बचाने का काम करें। जैसे ट्रेन में चढ़ना सभी नागरिक का अधिकार है, सबकी संपत्ति है, तो वहीं कर्तव्य भी है कि टिकट कटा के चढ़े, उसकी रक्षा करें। ये है, हर जगह अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो उसी तरह से इस देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को इस देश में राजसत्ता में, शासन में हिस्सा लेने का अधिकार है, तो कर्तव्य भी है कि इस देश की रक्षा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये हमारा कर्तव्य है, ये अधिकार है। ऐसा हमारे
समाज के प्रणेता, मार्गदर्शक कार्ल मार्क्स ने दुनिया को संदेश दिया। चलिए, एक तरफ कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला, चार्ल्स फॉरियर जैसे लोगों से हमारा समाज, कहीं खास करके शोषित, पीड़ित, दलित, मजदूर वर्ग, जिसको सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, ये शिक्षा लिए, सीखे, जागृत हुए और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में रूस में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसे भारतीय इतिहास में रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। तो आज हम इस पॉइंट पर आते हैं कि रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति क्यों हुई, क्रांति का कारण क्या है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो क्रांति के कारणों को हम लोग बिंदुवार समझेंगे, पॉइंटवार समझेंगे। पहला बात है कि 1917 की रूसी क्रांति का कारण तो अनेक, लेकिन पहला कारण है जार की निरंकुशता और अयोग्यता। ये पहला कारण है, जार की निरंकुशता और अयोग्यता। 1917 ईस्वी में रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। उस समय वहाँ के राजा को जार कहा जाता। तो 1917 ईस्वी में रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। वह अत्याचारी था। अत्याचारी न कह के कही कि अति अत्याचारी था, माने बहुत बड़ा अत्याचारी था। उसने अपने शासन काल में आम जनता पर तरह तरह का अत्याचार करता था। वह स्वेच्छाचारी था, माने जो इच्छा हुआ वही वो करता था। फिर भी जनता सहन कर रही थी। वह जो शोषित पीड़ित जनता थी, जार का विरोध करने का हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे बोलने का अधिकार नहीं था, विरोध में जुलूस निकालने का अधिकार नहीं था। उससे जार मनमानी कर। और जार की पत्नी जो थी जरीना, वह भी बहुत अत्याचारिणी थी। चलिए, तो दूसरा पॉइंट लीजिए, कृषकों की दयनीय स्थिति। 1917 ईस्वी में रूस के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। किसानों की स्थिति में राजा के द्वारा, या कहीं उसके भाषा में जार के द्वारा, कोई सुधार नहीं किया जा रहा। उसके खेत बहुत छोटे छोटे थे। वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। फिर भी कर का बोझ, कर माने टैक्स का बोझ से वह दबते जा रहा था। किसानों के द्वारा किसानों को जार के द्वारा कोई सहायता नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण बेचारा किसान बेबस और लाचार थे। दूसरा पॉइंट लीजिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में रहने वाले मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थे। उसके काम के घंटे बहुत अधिक थे।
18-18 घंटे काम लिए जाते थे, बच्चों से, बूढ़ों से और जवानों से, स्त्रियों से, सबसे बहुत काम लिया जाता था, जिसके कारण अब मजदूरी बहुत कम दिया जाता था, नाम मात्र की मजदूरी, जिसके कारण मजदूरों को विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, फिर भी बेचारा सहन कर रहा था। चौथा पॉइंट लीजिए, औद्योगिकरण की समस्या। रूस में औद्योगिकरण समझते, उद्योगों का विस्तार। रूस में औद्योगिकरण का कार्य बहुत पहले हुआ था, बस उस समय यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ, लेकिन अन्य देश का तेजी से विकास हो गया, लेकिन रूस का कोई विकास नहीं हुआ उद्योगों में। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ा। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण रूस में चारों तरफ असंतोष की भावना गहराती गई और मजदूरों को आंसू कहिए